हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने कहा था कि हमारा अगला टॉपिक एटमॉस्फेयर के बारे में होगा। और तो आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ आवर एटमॉस्फेरिक वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एटमॉस्फेयर। फर्स्टली इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर। वी विल से a mixture of gases which are found around our earth is called atmosphere. That means a group of gases which are mixed together and make a layer on the earth. This is called atmosphere. Now यानी कि जो हमारा वायुमंडल होता है उस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस, जिसमें से प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1% लगभग ये आपकी गैसेस होती है। और इन गैसों से मिलकर आपका वायुमंडल बना होता है। अब यदि इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया 78% नाइट्रोजन है। यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन पृथ्वी के ऊपर चीज़ों को जलने से रोकती है। यदि पृथ्वी के ऊपर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन इतनी ज्वलनशील गैसेज है कि वो सभी चीज़ों को जला सकती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपने देखा कि पृथ्वी पर चीज़ों को जलने से रोकने के लिए कौन है? नाइट्रोजन है। इसके बाद जलाने के लिए क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की जो हम कह सकते हैं रिएक्शंस को कम करने का काम कौन करती है? नाइट्रोजन करती है। इसके बाद में नाइट्रोजन की यदि बात करूँ तो मैं पृथ्वी पर जो प्रोटीन का सोर्स, मेन सोर्स है वो क्या है? नाइट्रोजन है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर सब कुछ बने होते हैं। बट जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। एंड प्रोटीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। सो हम कह सकते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण आपकी ये गैस है। पृथ्वी के ऊपर नाइट्रोजन गैस बड़ी महत्वपूर्ण है। और इस गैस के कारण ही जो जीवन है वो वृद्धिशील है और गतिशील है। ठीक है ना। इसके बाद में तो ये तो कंपोजिशन था आपकी किसका? ये कंपोजिशन था हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? ठीक है ना। अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। और इस एटमॉस्फेयर को रोके रखने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो ग्रेविटी होता है। ठीक है ना। द ग्रेविटी इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिटेन द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को रोके रखने का कार्य ग्रेविटी करती है। ठीक है ना। यदि ग्रेविटी ना हो तो वायुमंडल भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज़ आवर अर्थ एंड ए ब्लू कलर्स डिनोटेड बाय एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ सो क्लियरली वेयर इज़ द अर्थ एंड वेयर इज़ द एटमॉस्फेयर। So gravity retain atmosphere. ठीक है ना। In this picture we will discuss now next to the basically our earth. If we are talking about atmosphere, our earth have many types of layers, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बना है। और उन लेयर की यदि मैं वन बाई वन स्टेप वाइज स्टेप बात करूं तो सबसे पहली लेयर का नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कहीं कहीं इनकी जो लेयर होती है वो थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर को एक ही दिखा देते हैं। ठीक है ना। तो वे बेसिकली नहीं, इनके नंबर्स में नहीं जाना, बट मैं आपको बता दिया जो बेसिकली लगभग सभी बुक्स में आपको मिलेगा। सबसे पहली कौन सी है आपकी? सबसे पहली आपकी ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे वायुमंडल जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और उससे बाहर एक्सोस्फेयर। तो दीज आर द लेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इन दिस पिक्चर वी विल सी क्लियरली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बेसिकली थर्मोस्फेयर्स यहाँ पे आइनोस्फेयर भी इसी के अंदर कहीं कहीं ऐड कर दी जाती है। ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कि कहीं क्या है बुक में, किसी में कुछ लिखा होगा, किसी में कुछ। बट यहाँ पे जो थर्मोस्फेयर, जो कुछ बुक होती है, जो किताबें होती हैं, उनमें थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर को एक करके लिखा जाता है। चलिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी इसमें कुछ दिखाया गया है ये। चलिए, तो इसके बाद में ठीक है, अगेन वो ट्रोपोस्फेयर होती है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है और थर्मोस्फेयर, देन फाइनली एक्सोस्फेयर। ठीक है ना।
Now we will discuss about troposphere. Troposphere is the very nearest of the earth and it have a contain mixture of gases, यानी कि all the phenomena of the atmospheres are happen in this layer, just like rain, storm, winds, clouds, all that things are happen in this layer. यानी कि वायुमंडलीय जो घटनाएं होती है, जैसे बारिश, इसके बाद बारिश के बाद यदि मैं बात करूं कि बादल आना, बारिश होना, तूफान आना, हवाई चलना, ये ऑल दैट थिंग्स आर हैपन इन दिस लेयर. यानी कि ट्रोपोस्फियर जो सबसे पहली लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है, इसके अंदर जो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है वे सारी की सारी होती रहती है. इसके बाद में इसकी यदि मैं मोटाई की बात करूं तो ध्रुवों पर इसकी जो लेंथ होती है वो 8 किलोमीटर होती है. वहीं जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर इसकी जो लेंथ होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है. ठीक है ना. तो हम कह सकते हैं इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 18 किलोमीटर तक. ठीक है ना. यहाँ से पृथ्वी के ऊपर से 18 किलोमीटर तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहती है. और इसमें मैंने बताया चीज़ें आपको. चलिए आगे बढ़ जाती है. ठीक है. तो दिस इज़ द ट्रोपोस्फियर. ठीक है. इसमें सबसे मेन चीज़ याद रखने की क्या है, जितने भी हमारी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, इन्वायरमेंटल जो क्या होती है, यानी कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती है इसी में होती है. ठीक है. रेन होना, क्लाउड, ठीक है ना, ऑल दैट थिंग्स. इसके बाद में चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. आपकी आती है स्ट्रेटोस्फियर. सॉरी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स देख लेंगे. वेयर मोस्ट वेदरिंग टेक प्लेस, यानी कि जितनी भी वेदरिंग की कंडीशन होती है सब की सब इसी में ही होती है. देन इट इज़ द क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है. द ट्रोपोस्फियरस इज़ 5 to 9 माइल थिक. दिस लेयर हैज़ एयर बी ब्रीथ, क्लाउड्स आर फाउंडेड इन दिस लेयर. ठीक है ना. ये हमने सब पढ़ लिया, ये भी हमने सारी चीज़ें देख ली, इसमें भी कुछ नहीं है. ठीक है. चलिए इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर. द सेकंड लेयर इज कम्स स्ट्रेटोस्फियर. बेसिकली स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर एंड इन दिस लेयर the temperature are remain constant and all the weathering condition are not happening in this layer. So because our aeroplanes are flying in this layer. ठीक है ना. और इसके बाद में यानी कि जो भी इसका जो तापमान होता है वो हमेशा समान रहता है और इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती. और मौसमी घटनाएं यदि नहीं होती तो इसमें ये जो हमारे जेट्स होते हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हमारे वायुयान होते हैं, उनके उड़ने के लिए सबसे अच्छी होती है और इसी में ही वे उड़ते हैं. ठीक है ना. इसके बाद में इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ क्या होती है, इट्स हैव अ लेयर्स फाउंड विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स. दिस लेयर इज़ नोन एज ओजोन लेयर. यानी कि इसी में ही, स्ट्रेटोस्फीयर में ही, समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ओजोन लेयर होती है. ठीक है ना. विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ लिव. ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है. इसके बाद में बेसिकली स्टार्ट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओजोन लेयर, द मोलिकुलर फार्मूला आर O3. ठीक है ना. इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो O3 होता है. बेसिकली द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर्स आर मेजर्ड बाय डॉप्सन. यानी कि ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए जो इकाई होती है उसको डॉप्सन कहते हैं. जीके का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. इसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ इसके बारे में और, तो जो ओजोन लेयर होती है ये एक गैस की मोटी लेयर होती है. ठीक है ना. ये गैस की मोटी लेयर होती है और जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमें बचाने का कार्य करती है. ठीक है ना. तो और इससे होने वाला रोग जो है, यदि ये सीधी अल्ट्रावायलेट किरणें अर्थ के ऊपर आ जाए तो जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको प्लांट्स सूख जाएंगे और एनिमल्स को क्या होगा, स्किन कैंसर. नाउ अगेन इसमें यानी कि जेट्स फ्लाइंग के लिए अच्छी होती है. ठीक है ना. और इसमें ओजोन लेयर होती है और जो ये सारी चीज़ें ये सब मैंने बता दी है. इसकी जो एक्सटेंडेड टू अबाउट 35 माइल्स, यानी कि 30 से 35 माइल्स के बीच में इसकी लेंथ होती है. ठीक है ना. और ये सब चीज़ें होती है. इसके बाद में रिमेन्स वेल, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया. चलिए इसके बाद में, ठीक है, तो ये ट्रोपोस्फियर दिखाया गया है. ठीक है. सभी में लेंथ अलग अलग होगी. लेंथ पे कभी भी इसका आप आर्गुमेंट मत करना, बट ये सभी हर बुक्स में और हर पिक्चर्स में अलग अलग होगी. ठीक है ना. ये अप्रोक्सीमेटली दिया गया है सभी में. ठीक है ना. तो ये आपकी ट्रोपोस्फियर की बात करें तो आपकी पहली लेयर है. इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है. स्ट्रेटोस्फियर के
के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। जो ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर आपकी के अंदर जो ओजोन लेयर है उसकी हम बात कर लेंगे। तो चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर होती है 32 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के बीच के अंदर ये एक लेयर पाई जाती है, एक गैस की एक लेयर होती है, और उस गैस की लेयर को हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपके साथ में पहले डिस्कस हो चुकी थी, अभी एक बार फिर मैंने बता दिया। ओजोन लेयर की यदि बात करें तो इसमें डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि इसकी मोटाई में कमी आ रही है, और ये जो इसमें मोटाई में जो कमी आ रही है इसका जो मुख्य कारण है वो CFC गैसेज है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से ओजोन लेयर की जो परत है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। बात करते हैं, ओजोन लेयर हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है और इसकी मोटाई में धीरे धीरे कमी आ रही है, और कमी आने का जो मेन रीज़न है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैसेज है उसकी वजह से इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्योंकि जो ओजोन लेयर है जिसका मूल्य अणुसूत्र क्या है, O3 है, वो क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या आपकी क्लोरीन गैस मुक्त करती है, और जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन ओजोन लेयर की मोटाई को धीरे धीरे कम कर रही है, और जिसकी वजह से तो इसके बाद में ये केस दिखाया गया है। तो सबसे पहले निकलने वाला क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि हमारे फ्रीज, AC और एक जो एरोसोल एक दवाई होती है, मेडिसिन्स होती है, उससे भी आपकी गैस निकलती है। ठीक है ना। तो CFC आर ब्रोकन डाउन द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स इनटू द ओजोन लेयर, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से जो क्लोरीन गैस निकलती है वो ओजोन लेयर को पतला कर देती है। ठीक है, चलिए, एक्टिव क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन द ओजोन मोलिक्यूल्स केजिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन, और उसे क्या कहते हैं हम, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ, यदि ये पहुंच जाती है तो आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए, इसमें भी सारी चीज़ें वही दिखाई गई है। ये आपका सन है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वापस जा रही है, ये आपकी ओजोन लेयर यहाँ पे दिखाई दी है, और इसने क्या कर दिया, ये अल्ट्रावायलेट को सोख रही है। निकलने वाले क्या कहाँ से निकलती है, यानी कि ये डेफोरेस्टेशन से, इस CFC से, यानी कि आपकी ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपकी CFC गैसेज निकल रही है। चलिए, तो अगले ओजोन डिप्लेशन में इसमें बिल्कुल जो मैंने अभी बताया कि जो आपका CFC होती है, CFC के साथ में आपकी ओजोन लेयर में से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मुक्त करता है, रिलीज़ करता है, और वो जो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है वो ओजोन को डैमेज करता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई दी है जो मैंने अभी बातें करी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की शील्ड है। तो ये सारी की चीज़ें हो चुकी है। ओजोन होल स्ट्रेटोस्फेयर में है आपका, ये O3 इसका फॉर्मूला है, और ये क्या कर रही है, CFC इसकी मोटाई को कम कर रहा है। ठीक है ना। ये बिल्कुल ये ओजोन का फॉर्मूला है। ये अल्ट्रावायलेट रेज है जो कि पृथ्वी से नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद में हमारी जो थर्ड लेयर आती है उसको मीजोस्फीयर कहती है। द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर आर कॉल्ड मीजोस्फीयर। बेसिकली दिस लेयर्स आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडी होती है, और जैसे ही कोई भी मेट्रोइड्स इस लेयर में आता है वो जलने लगता है। ठीक है ना। जो बर्निंग स्टार या फिर हम कहते हैं शाइनिंग स्टार, रात में जब कोई भी तारा चमकता है, टूटता हुआ दिखाई देता है, और हम कहते हैं कि स्टार टूट गया, वो स्टार नहीं होता, दे आर बर्न ऑफ मेट्रोइड्स। वो मेट्रोइड्स आपके जैसे ही पृथ्वी की रेंज में आते हैं, इस मीजोस्फीयर में आते हैं, इस लेयर में आते हैं, आते हुए जलने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम, इस लेयर का नाम है मीजोस्फीयर। ठीक है ना। ये मेट्रोइड्स आ रहे हैं, और ये आपके जैसे ही कोई भी मेट्रोइड्स इस लेयर में आता है वो जलने लगता है। ठीक है। और ये सबसे ठंडी लेयर यदि मैं कहूँ तो मीजोस्फीयर है। चलिए, इसके बाद में ये मीजोस्फीयर के बारे में है। ठीक है ना। तो इसमें यह क्या से 50 से 80 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वो मीजोस्फीयर का होता है। ठीक है। टेम्परेचर्स ड्रॉप्स ड्रेस्टिकली इन द मीजोस्फीयर बिकॉज इट कंटेन लिटिल ओजोन एंड मैटर्स टू एब्जॉर्ब हीट। इट इज़ आउटर लिमिट्स टेम्परेचर कैन रीच एज लो एज -90 डिग्री, यानी कि -90 से -90 डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाता है।
ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और इसमें जो मेट्रोइड्स होते हैं यानी कि जो उल्का पिंड होते हैं वे इसमें आकर जलने लगते हैं। चलिए, ये मीजोस्फीयर आपकी थर्ड लेयर है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज़ थर्मोस्फीयर। दैट मीन्स थर्मोस्फीयर में हम दो इसके नाम दे सकते हैं। इसको हम आइनोस्फीयर भी कह सकते हैं, कहीं आइनोस्फीयर अलग से दे देते हैं और कहीं इसी के अंदर जोड़ देते हैं। तो बेसिकली थर्मोस्फीयर इज़ द सेकंड लास्ट। और इसमें क्या होती है, इसमें आयंस होते हैं, आयंस पाए जाते हैं। और इसी के अंदर हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि उपग्रह छोड़े जाते हैं अर्थ के ऊपर से, ठीक है ना, वे इसमें छोड़े जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको वापस रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर वापस मोड़ देती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर की क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, चलिए लेट वी सी। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ 4 एटमोस्फीयर, यानी कि ये आपकी है रीच फ्रॉम द 80 किलोमीटर अबाउ अर्थ सरफेस, यानी कि 80 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। इसके बाद देर इज़ नो डेफिनेट अपर लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। थर्मो मीन्स हीट, थिकेस्ट लेयर, यानी कि सबसे मोटी लेयर है। हॉटेस्ट लेयर टेम्परेचर्स रीच अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस, बट यू वुड नॉट फील वार्म हेयर, ठीक है ना। चलिए, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हैज़ 2 अदर लेयर्स, ठीक है। यानी कि इसके भी 2 पार्ट हैं, थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर। और आइनोस्फीयर में ही हमारे क्या होते हैं, जितने भी सैटेलाइट्स है वे छोड़े जाते हैं। चलिए, इसके बाद थर्मोस्फीयर। नाउ थर्मोस्फीयर के थर्मो मीन्स हीट, दिस लेयर इज इतनी इसकी मोटाई होगी ऑर्बिट अर्थ। और जितने भी हमारे द इंटरनेशनल, हाँ, और जो हमारा सैटेलाइट की बात करते हैं और जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वो भी कहीं कहाँ पे है, वो भी इसी लेयर में है, ठीक है। चलिए, और पृथ्वी के साथ साथ में जो भी सैटेलाइट थर्मोस्फीयर में छोड़े जाते हैं वे पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। होम टू मैनी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर सेटल्स देयर थर्मोस्फीयर। नाउ आइनोस्फीयर्स हमने आपको डिस्कस कर ली कि आइनोस्फीयर्स और थर्मोस्फीयर एक ही है, इसका टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट होता है, और इसी में हमारे सैटेलाइट्स उड़ान भरते हैं यानी कि छोड़े जाते हैं। और इसके बाद लास्ट में आती है आपकी एक्सोस्फीयर। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने और हमने मिलकर देखा किस प्रकार से हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें कितनी लेयर होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, वो हमने इसमें देखा। हमने देखा एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी 6 लेयर होती है, देयर आर 6 लेयर्स। फर्स्टली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जब यदि इफ़ हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, जितने भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो किस में होती है, आपकी थर्मोस्फेयर में होती है, जो कि 18 किलोमीटर तक एल्टीट्यूड पे यानी कि ऊंचाई तक होती है। इसके बाद में हमारा जो दूसरी आती है स्ट्रेटोस्फेयर आती है, समतापमंडल, इसका तापमान हमेशा समान बना रहता है और इसमें कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। और इसी में ही ये वायुयान यानी कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनमें उड़ने के लिए या क्या होती है अनुकूल होती है। इसके बाद हमारी मीजोस्फेयर आ जाती है। मीजोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर है, -90 डिग्री तक टेम्परेचर इसका चला जाता है। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि इसमें जो स्टार होते हैं वे बर्न करते हैं, बर्निंग स्टार इसी में होता है, यानी कि वे स्टार जो रात में तारे हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं वे क्या होते हैं, वे बेसिकली वे उल्कापिंड जलते हैं। जैसे ही इस हमारे एटमॉस्फेयर की मीजोस्फेयर में वे उल्काएँ आती है वे जलने लगती है। इसके बाद हमारा आ जाता है थर्मोस्फेयर, सबसे गर्म है, गर्म होता है आपका 1800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और फिर आता है हमारा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर आपका क्या होता है, इसमें आयंस पाए जाते हैं और इसी में ही हमारे जो यहाँ से सैटेलाइट से जो हमारे ट्रांसमीटर से जो रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है वे रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ के ऊपर आ जाती है। जितने भी हमारे रेडियो के प्रसारण होते हैं, टीवी के या फिर जो भी मोबाइल टावर से जो भी रेंज आती है वे उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ के ऊपर आ जाती है। और सैटेलाइट भी
आयनोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं। और सबसे लास्ट में आती है हमारी एक्सोस्फीयर, जिससे कि अंतरिक्ष को हमसे अलग करती है, यानी कि हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष से जो लेयर अलग करती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो इसी के साथ में हम आज आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे एक नई वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।